ओके, अगर हम गेम कबड्डी की बात करें तो जैसे मैंने आपको खो खो में बताया था कि खो खो गेम कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सेम हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे द गेम कबड्डी की। तो आपको पता है, जैसे हमने खो खो की हिस्ट्री में पढ़ा था कि खो खो क्या थी, इंडियन गेम थी। दैट मीन्स कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र से। तो अगर आप कबड्डी की बात करो तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो पहले हम खो खो को खेलते थे वो कहाँ खेलते थे, अखाड़ाज या व्यायामशालास में। और एक तरह की जैसे हम कबड्डी खेलते हैं, इसी तरह की हम क्या करते थे उस टाइम पे खो खो में रूल्स फॉलो करते थे। तो सेम एज इट इज़ अगर हम कबड्डी की भी बात करें तो वो भी क्या है, एक इंडियन गेम है जिसको हमने हम ये बोल सकते हैं जिसको हमने एक सिंपल फॉर्म में खेला है। और जिसको खेलने के लिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, एंड्रेंस की, करेज की, टीम स्पिरिट की और एगिलिटी की। दैट मीन्स की एक्टिवनेस की नीड पड़ती है। इसी के साथ हम इसको क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ में क्रूड फॉर्म में ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि ये एक इंडियन गेम है। और जो रूरल एरियाज़ हैं, लाइक जो विलेजर एरियाज़ हैं, उनमें जो पर्सनस होते थे पहले भी और आज के टाइम भी, उनमें पर्सनस क्या करते हैं, इसको ज़्यादा खेलते हैं। या फिर आप इस साइड बोल सकते हो, पंजाब रीजन वाली साइड इसको ज़्यादा खेला जाता है। और एक क्रूड फॉर्म में इसको खेला जाता है रूरल एरियाज़ में। अब इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन्होंने क्या बोला है कि जो कबड्डी गेम थी इसके फॉलोअर्स थे कहाँ पर, सतारा में, ये प्लेस का नाम है, जिन्होंने इस गेम को क्या किया था, रिफाइन किया था। दैट मीन्स की एक रीशेप दी थी इन द ईयर 1918 में। जैसे अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हो, कोई चेंजेस करते हो, तो वो चेंजिंग क्या होती है, रिफाइन होती है। दैट मीन्स कि आपने कोई चीज़ चेंज की है एग्जिस्टिंग थिंग में। तो यही चीज़ थी जो इसके फॉलोअर्स थे कहाँ पर, सतारा में। दैट मीन्स कि एक प्लेस है जहाँ पर पीपल्स क्या करते थे, इस गेम को ज़्यादा फॉलो करते थे और खेलते थे। उन्होंने इसको रिफाइन दी थी इन द ईयर 1918 में। देन जो रूल्स थे इस गेम के, वो किस सेंचुरी की बिगनिंग में फ्रेम्ड हुए थे, इन द 20th सेंचुरी में। दैट मीन्स कि 20th सेंचुरी की बिगनिंग में इस गेम्स के रूल्स को क्या किया था, हमने फ्रेम करना स्टार्ट किया था। और जब रूल्स फ्रेम हो गए उसके बाद में जो आप ये बोल सकते हो इंडियन चैंपियनशिप थी या कंपटीशन था रिगार्डिंग द गेम कबड्डी, वो कब हेल्ड हुआ था, सेम ईयर में। दैट मीन्स कि 20th सेंचुरी में ही पहली बार कबड्डी के रिलेटेड चैंपियनशिप स्टार्ट की गई, क्योंकि सॉरी, उस ईयर में ही क्या हुए थे, आपके रूल्स फ्रेम हुए थे। देन जब रूल्स फ्रेम हो गए, कंपटीशंस होना स्टार्ट हो गया, तो अगर आप देखो कि कहीं ना कहीं उसकी कंपटीशंस खेलना भी स्टार्ट हुएंगे। तो सबसे पहले बड़ौदा में इसका मैच हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, रूल्स को, जो रूल्स फ्रेम हुए थे 20th सेंचुरी में, उसको अप्लाई किया था। दैट मीन्स कि पहले हम ऑर्डिनरी लेवल पे खेलते थे। देन जब इसके रूल्स फ्रेम हुए तो उसके बाद में जो फर्स्ट मैच था वो कहाँ हुआ था, बड़ौदा में। और उस मैच के अंदर इन्होंने रूल्स को अप्लाई किया था। दैट मीन्स कि रूल्स के साथ खेला था। एंड इन द ईयर 1934 में एक अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद था। जैसे आप बोलते हो ना, एक संस्था बनी हुई है, ऐसी एक संस्था थी जिन्होंने इस गेम के रूल्स को क्या किया था, रिवाइज भी किया था और पब्लिश भी किया था। तो आप ये बोल सकते हो कि रिफाइनमेंट कब हुई थी, 1918 में। देन जो 20th सेंचुरी में क्या हुए थे, इसके रूल्स फ्रेम्ड हुए थे। उसके बाद में जो पब्लिशमेंट थी रिवाइज रूल की, वो कब हुई थी, इन द ईयर 1934 में। तो आपको ईयर्स याद रखने हैं। और किसने की थी, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद, ये एक संस्था थी जिन्होंने क्या किया था, इनके रिवाइज रूल की पब्लिकेशन की थी। देन इसके बाद में क्या हुआ, जो महाराष्ट्र थी, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र में खो खो भी खेली गई थी और वहाँ से स्टार्ट की थी। तो सेम एज इट इज़ जो स्टेट है महाराष्ट्र की, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, इस गेम के रिगार्डिंग इंटरेस्ट दिखाया। फिर जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, वहाँ के पर्सन्स ने इस गेम को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो कबड्डी थी, कबड्डी गेम थी, उसको क्या हुआ, एक नेशनल स्टेटस रिसीव हुआ। एंड इन द ईयर 1952 में क्या हुआ था, इसको नेशनल स्टेटस रिसीव हो गया था। दैट मीन्स कि आप ये बोलते हो नेशनल लेवल पे इसने कब कंपटीशन करना स्टार्ट किए, इन द ईयर 1952 में। और इसके बाद में ही क्या हुआ था, इसी ईयर में इनकी जो नेशनल फेडरेशन थी, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम कोई चीज़ बना देते हैं, तो जब हम उसका गो थ्रू करते हैं लास्ट में,
दैट मीन्स कि एक लास्ट फाइनल टचअप दे रहे हैं, तो वो क्या होती है फेडरेशन। फेडरेशन में जैसे रूल बन गए, रिवाइज हो गए, पब्लिश हो गए, तो अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कोई अमेंडमेंट की नीड है तो वो हम क्या करते हैं, फेडरेशन में करते हैं। दैट मीन्स कि फेडरेशन कब फॉर्म क्यों फॉर्म्ड होती है, कब फॉर्म्ड होती है, जब कोई चेंजिंग लानी हो, माइनर चेंजिंग लानी हो। तो इन द सेम ईयर में ही क्या हुआ था, फिर इंडिया ने कबड्डी की फेडरेशन को क्या कर दिया था, फॉर्म कर दिया था। इसके बाद में जब फेडरेशन फॉर्म्ड होगी, नेशनल लेवल पे खेलना स्टार्ट कर दिया पर्सन्स ने, तो जो फर्स्ट नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप थी वो भी सेम ईयर में क्या हुई, हेल्ड हुई। दैट मीन्स कि इन द ईयर 1952 में ही इन्होंने क्या किया था, नेशनल चैंपियनशिप का मैच करवाया था। और किस ईयर में करवाया था, 1952 में। देन इसके बाद में इन द ईयर 1955 में इन्होंने क्या किया, वुमेन्स के लिए भी ये गेम स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स कि वुमेन्स हो गई, या फिर आप ये बोल सकते हो जो लेडीज थी उन्होंने इसके रिगार्डिंग गेम को खेलना स्टार्ट किया। और जो फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थी वो कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और ये किनकी चैंपियनशिप थी, वुमेन्स की चैंपियनशिप थी। दैट मीन्स कि पहले इसको मैन खेलते थे, जैसे आपने खो खो में देखा था 1960 पे मैन, 61 पे वुमेन एंड 71 पे जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर मैन ने तो स्टार्टिंग से ही खेलना स्टार्ट किया है, जब से ये गेम के रूल्स रिफाइन हुए थे इन द ईयर 1918 में। बट जो वुमेन्स थी उन्होंने सबसे पहला जो नेशनल लेवल पे मैच है वो किस ईयर में खेलना स्टार्ट किया था, इन द ईयर 1955 में। और इनकी जो चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हेल्ड हुई थी एट कलकत्ता में। तो ये थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसकी, आपकी गेम कबड्डी की। देन इसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो गेम कबड्डी है वो सिंपल गेम है, और उसको हम किसी भी स्मॉल एरिया में क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अब स्मॉल एरिया में क्यों खेल सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं होती है। आप विदाउट इक्विपमेंट भी उसको खेल सकते हो। बट आपका जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, मड्डी रिलेटेड होना चाहिए, या फिर स्लिपरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मड्डी एरियाज में खेलते हो तो आपको पता है, आप जब कबड्डी खेलते हो तो वहाँ पर गिरते भी हो, सो दैट कि जब हम फॉल कर रहे हैं या स्ट्रेच करके किसी को खींच रहे हैं तो किसी को हार्म ना हो या किसी को लगे नहीं। इसलिए ये एक सिंपल गेम है, स्मॉल एरियाज में खेलते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, इसमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं पड़ती है। और हम ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निटी के टाइम की में ये बाहर भी क्या हो रही है, पॉपुलर हो रही है। फिर जो मेजर आप ये बोलते हो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है जो इस गेम को खेलती हैं, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका होगी, म्यांमार होगी। इस एरिया में ज़्यादा ये गेम क्या होती है, खेली जाती है। इसके बाद में जो गेम आपकी कबड्डी है उसकी 3 फॉर्म्स हैं। दैट मीन्स कि सिमिलर मैनर में हम उसको 3 फॉर्म्स में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और जो 3 फॉर्म्स हैं वो कौन सी है, एक संजीवनी है, सेकेंड वन इज गार्नी एंड थर्ड वन इज अमर। तो ये 3 फॉर्म्स हैं जो कबड्डी के बेसिस, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कबड्डी मैच को खेलते हैं। तो ये आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी गेम कबड्डी की, जिसमें आपने देखना है कि रिफाइनमेंट कब हुई है, फेडरेशन कब फॉर्म हुई है, मैन वुमेन के लिए कब मैचेस हुए हैं। तो ये अगर आप डिटेल में देखो तो यही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो सिंपल कभी कभी आपको ये भी ऑब्जेक्टिव आते हैं कि आपकी जो इंडियन गेम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। लाइक आपको ऑप्शन आए होंगे क्रिकेट, हॉकी, देन आपकी कबड्डी हो गया, खो खो हो गया। तो आपको सिंपली आंसर करना है कबड्डी, क्योंकि वो इंडियन गेम है और इंडिया से ही उसका ओरिजिन हुआ है। देन इसके बाद में हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब देखो कबड्डी, जैसे मैंने आपको बताया था, खो खो प्लेइंग फील्ड क्या होती है, रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। तो सेम एज इट इज अगर हम इसकी बात करें, कबड्डी की बात करें, तो कबड्डी की जो शेप है वो भी कैसी होगी, रेक्टेंगल इन शेप। दैट मीन्स कि इसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। अब आप सिंपली अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप देखो, इसमें मैं इस मिडल में एक बॉक्स बना हुआ है जिसके साइड, एक साइड पे लिखा हुआ है जो साइड लाइन लिखी है, और एक साइड पे लिखा हुआ है एंड लाइन लिखी है। अब देखो साइड लाइन क्या होती है, लेंथ, और एंड लाइन क्या होती है, ब्रेथ। मैंने ऑलरेडी बताया है आपको खो खो में। तो अब जो कबड्डी ग्राउंड है, जो मैन के लिए ग्राउंड होता है, इसमें जो मैन और वुमेन की डायमेंशन है वो क्या करती है, वेरी करती है। कुछ पॉइंट से वेरी करती है। मैन का ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा होता है और वुमेन का थोड़ा सा छोटा होता है। अब देखो, जो आप सबसे ऊपर वाली लाइन में देखो जहाँ पर साइड लाइन लिखा है, अगर आप इसकी लेंथ की देखो, जिसको आप साइड लाइन बोलते हो, वो कितनी है, 12.5 मीटर। दैट मीन्स कि 12.5 मीटर लेंथ किसकी होती है,
कबड्डी ग्राउंड की फॉर मेन के लिए। देन अगर वो 12.5 है तो नीचे वाली लाइन साइड लाइन भी क्या होगी 12.5 होगी। देन एंड लाइन दोनों साइड जहाँ पर बॉक्स बना हुआ है दोनों साइड देखो जो ब्रेथ है वो क्या है एंड लाइन, तो वो कितनी है 10 मीटर। दैट मीन्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 12.5 मीटर और जो ब्रेथ होती है वो कितनी होती है 10 मीटर होती है। तो आपकी जो अगर आप एक रूम को बना रहे हो तो आपका रूम कितना होना चाहिए 12.5 बाय 10 होना चाहिए, सो दैट कि आपका एक क्या बन सके कबड्डी ग्राउंड बन सके। देन सेम एज इट इज जब हम एक रूम को बीच में सेंटर लाइन डालेंगे तो वो क्या करेगी एक रूम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो सेम इसमें भी क्या होता है, आप देखो आपको दिख रहा होगा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या करी है सेम पार्ट्स में क्या करी है एक बॉक्स को डिवाइड करी है। तो सेंटर लाइन के देखो दोनों साइड सेम सेम वर्ड्स लिखे हैं, बल्क लाइन बोनस लाइन, इस साइड भी बल्क लाइन और बोनस लाइन। और साइड लाइन और जो आपकी एक लाइन और होती है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 1 मीटर, आपको दिख रहा होगा ऊपर 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब देखो सेंटर लाइन से जो पहली लाइन आएगी चाहे वो लेफ्ट साइड आए चाहे वो राइट साइड आए, क्योंकि आपको पता है दोनों ही साइड, अब ये सेंटर लाइन और दो इस साइड स्पेस क्यों छोड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही साइड क्या होते हैं आपके प्लेयर्स होते हैं, इसलिए सेंटर लाइन क्या करती है दोनों प्लेयर्स की टीम्स को डिवाइड कर देती है कि वो वाली टीम उस साइड रहेगी और ये वाली टीम इस साइड रहेगी। अब देखो सेंटर लाइन से जो पहली लाइन आती है दोनों ही साइड उसको हम क्या बोलते हैं बल्क लाइन। बल्क लाइन वो लाइन होती है जो हमारी सेंटर लाइन और एंड लाइन के पैरेलल होती है, और सेंटर लाइन से इसका कितना डिस्टेंस होता है 3.75 का, उसको हम क्या बोलते हैं बल्क लाइन। जब प्लेयर बल्क लाइन को क्रॉस कर लेता है उसके बाद में आती है सेकंड बोनस लाइन। बल्क लाइन से बोनस लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर का होता है। अगर पर्सन क्या करे बल्क लाइन सेंटर लाइन से वो टच करता है ग्राउंड को और कॉन्टिन्यूसली क्या करता है रिपीट करता है वर्ड कबड्डी, क्योंकि जब आप रेड डालने जाते हो जब किसी ओपोनेंट के कोर्ट में जा रहे हो रेड डालने के लिए, बेसिकली कबड्डी में हम क्या करते हैं रेड डालते हैं, जब हम रेड डालने जाते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूसली क्या वर्ड बोलना होता है कबड्डी कबड्डी। तो जब हम सेंटर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं बल्क लाइन क्रॉस करके बोनस लाइन पे पहुंच रहे हैं, तो जब हम बोनस लाइन को टच कर लेते हैं वहां पर हमें क्या होता है एक पॉइंट अर्न हो जाता है, क्योंकि लाइन का नाम ही क्या है बोनस लाइन। अगर आप इसको क्रॉस कर देते हो आपको एक पॉइंट अर्न हो जाएगा, बेशक आप वहां पर जाके क्या हो जाओ आउट हो जाओ। क्लियर है। बट एक चीज और होती है, अगर आप सेंटर लाइन को क्रॉस करके बल्क लाइन पे किसी प्लेयर को आउट करके आ रहे हो तब भी आपकी टीम को क्या होगा एक पॉइंट मिलेगा। अगर आप नहीं भी आउट करके आ रहे हो अगर आप बोनस लाइन को टच कर देते हो तो तब भी आपकी टीम को क्या होता है एक पॉइंट अर्न होता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब देखो बोनस लाइन से एंड लाइन का डिस्टेंस कितना होगा 1.50 मीटर का। दोनों ही साइड की जो डायमेंशन है वो सेम रहेगी। अब ये थी आपकी, अगर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो जैसे मैं मेरे लेफ्ट साइड डायमेंशंस दी हुई हैं तो मैंने आपको पढ़ के बता दी। अब राइट साइड की डायमेंशंस भी क्या होंगी सेम होंगी। फिर जो आपका कबड्डी ग्राउंड होता है उसका जो हम कोर्ट बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं, उसमें दोनों साइड्स क्या होते हैं सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं, और जो सिटिंग ब्लॉक्स का डिस्टेंस होता है दैट मीन्स की जो उसकी विड्थ होती है वो कितनी होगी 1 मीटर की होगी, और जो एंड लाइन से सिटिंग ब्लॉक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 मीटर का होगा। तो ये कुछ डायमेंशन है मैन की ग्राउंड की। अब इसी के साथ अगर आप देखो वुमेन के ग्राउंड की तो आपको डायमेंशन में वेरिएशन कहाँ आएगी, वहां पर साइड लाइन क्या थी 12.5, यहाँ पर क्या होगी 11 मीटर। दैट मीन्स की 1.5 मीटर क्या होगी कम होगी। वहां पर जो आपकी एंड लाइन थी वो कितनी थी 10 थी, यहाँ पर कितनी होगी 8 होगी। दैट मीन्स की जो वुमेन का प्लेइंग ग्राउंड है वो 2 मीटर क्या होता है छोटा होता है एज कंपेरिजन टू मैन। देन सेम एज इट इज दोनों साइड पे क्या होते हैं सिटिंग ब्लॉक होते हैं, और सिटिंग ब्लॉक के बीच का जो एरिया होता है वो 2 मीटर का ही होता है। देन सेम एज इट इज सेंटर लाइन क्या करती है दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेंटर लाइन से पहले कौन सी लाइन आएगी बल्क लाइन आएगी, देन बोनस लाइन आएगी, देन लास्ट में क्या आती है एंड लाइन आती है। बट वेरिएशन कहाँ पर आती है, वहां पर 3.75 था, यहाँ पर जो सेंटर लाइन से बल्क लाइन का डिस्टेंस है वो 3 मीटर का होगा। देन वहां आगे बल्क लाइन से बोनस लाइन का सेम रहता है 1 मीटर का, और वहां पर आगे का जो डिस्टेंस है बोनस लाइन से एंड लाइन का वो कितना होगा 1.50 मीटर। बाकी जो आपकी डायग्राम है वो सेम रहेगी, बस एंड लाइन और साइड लाइन में जब थोड़ी सी वेरिएशन आती है तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्या हो जाएगा कम होना स्टार्ट हो जाएगा सेंटर लाइन से बल्क लाइन का। तो सेम क्राइटेरिया रहता है, वहां पर अगर आप बोनस लाइन को टच करते हो आप क्या कर रहे हो अपनी टीम के लिए एक पॉइंट अर्न कर रहे हो। जब मैं रूल्स पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमें कैसे रेड डालनी है, रेड कितनी सेकंड की होनी चाहिए,
ये हम डिटेल्स में रूल्स में डिस्कस करेंगे। आज हमने इसकी सिर्फ हिस्ट्री और डायग्राम से डिस्कस किए हैं। आप डायग्राम को गो थ्रू करोगे। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन रहेगी रिगार्डिंग द डायग्राम और हिस्ट्री तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। क्लियर है यहाँ तक सबको?